हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना, जहां पर हम लोगों ने बीसीए सिस्टम को पढ़ लिया था। आज जो है हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। अच्छा, जो हमारा सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक आगे पीछे करके दिए हुए हैं। ये 4 टॉपिक आप साथ में पढ़िएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स, एनडीए, एएनडीए, ब्रांड वर्सेस जेनरिक, ये चारों टॉपिक आपस में क्या है? लिंकअप है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट। समझ में आई? ओके, तो दिस इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऐप। हमारा ऐप है माइंड नर्चर के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। और वहां पे लाइव क्लास, जैसे मैंने बताया कि ये जो मैं क्लासेस आपको इस समय दे रहा हूं वो लाइव क्लास वाली ही क्लासेस हैं, क्योंकि YouTube के लिए जो क्लासेस प्रिपेयर करता था उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिल पा रहा था। पहले लेक्चर में बताया था मैंने, तो वहां पे आपको लेक्चर्स, नोट्स, क्वेश्चंस 1 2 3 5 मार्क्स जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ गए हैं वो सब लाइव क्लासेस रहती हैं। लाइव क्लास रिकॉर्ड होकर भी बाद में आ जाती है, तो बाद में देख सकते हो आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, ठीक है। टेस्ट के तौर पर वहां पे पहले से ही पढ़े हुए हैं पेपर्स जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी जो ये पढ़ा रहा हूं आपको पता ही है। नोट्स आपको कहां मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। जितने भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे उसका सबका नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई दिक्कत है तो मेरे को कॉल करें। और कोर्स सिर्फ 1100 रुपए का है, ठीक है ना। और हाँ, नंबर है ही मेरा। कोई प्रॉब्लम आती है कॉल कर ले या मैसेज कर ले, ठीक है। ओके, चलें फिर आगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं, कितने फेज में होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें समझेंगे। न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जब कोई नया ड्रग क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से पूरा रिसर्च हो जाती है, कैसे उसकी एप्लीकेशन फिल होती है। न्यू ड्रग का जो पेटेंट होता है जब वो एक्सपायर कर जाता है, तो किस प्रकार से जेनरिक, ठीक है ना, एएनडी एप्लीकेशन होती है जेनरिक ड्रग के लिए, किस प्रकार से एप्लीकेशन दी जाएगी। और फिर आखिरकार जो ब्रांड है और जेनरिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये चारों टॉपिक आपस में लिंकअप है। हमारा जो सिलेबस है उसमें एनडीए, एएनडीए पहले लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो थोड़ा आगे पीछे करके दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों आपस में लिंकअप है, एक साथ पढ़ेंगे तो बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। स्टार्ट करें। किधर गया? अच्छा, इसका टच काम नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है। ओके, तो डिफाइन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सबसे पहले समझते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रिसर्च के लिए स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं मैं। जब दवाइयों के लिए रिसर्च होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ट्रायल्स होते हैं। अब ये ट्रायल्स ना 2 तरीके के हैं, ध्यान रखना। ट्रायल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्री क्लिनिकल और एक होता है क्लिनिकल। एक है प्री क्लिनिकल और एक है क्लिनिकल। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्री क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल मतलब जब हम बीमार आदमी के ऊपर, बीमार पेशेंट के ऊपर, बीमार और पेशेंट एक ही बात होगी, यानी कि बीमार लोगों के ऊपर दवाइयों का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि पेशेंट्स के ऊपर उस दवाई का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। प्री क्लिनिकल में जानवर के ऊपर है या हमने कोई टिश्यू को ले लिया है उसके ऊपर दवाई का इस्तेमाल करके देख रहे हैं, इस तरीके से वो सारे ट्रायल प्री क्लिनिकल कहलाते हैं। हमारे में क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वहीं पर हमको फोकस करना है और समझना है। तो इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल से यहां से एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स किसके ऊपर होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस के ऊपर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल ट्रायल्स जानवरों के ऊपर नहीं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जानवरों के ऊपर होते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों में कि जानवरों पे कब और इंसानों पे कब, दोनों तरह के ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? टेस्टिंग इन ह्यूमंस और रिसर्च स्टडीज। ये रिसर्च स्टडीज हैं कंडक्टेड, जो कंडक्ट की जाती है टू एवेलुएट। एवेलुएट मतलब जांच पड़ताल करने के लिए। क्या जांच पड़ताल करनी है? दवा हमारी कितनी सेफ है, कितनी इफेक्टिव है, उसकी एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा प्रभावशाली है, ठीक है।
ऑफ मेडिकल, सर्जिकल एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस। अब यहाँ पे देखो बेटा एक वर्ड आया है, फिर से पूरा रीड कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा समझ के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आगे जाके एक्ट भी आएगा तो वर्ड्स बहुत सारे आने वाले हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिसर्च स्टडी कंडक्टेड टू इवेल्युएट सेफ्टी, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल, सर्जिकल एंड बिहेवियरल, एक वर्ड लिखा है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस का वैसे जो मीनिंग आप देखने जाओगे अंग्रेजी में, तो इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या होता है? हस्तक्षेप करना, ठीक है। बट यहां पर जो इंटरवेंशन का मतलब क्या है, हमको किसका मेडिकल, सर्जिकल और बिहेवियरल चेक करना है। जो हम हस्तक्षेप करवा रहे हैं, किसके माध्यम से हस्तक्षेप कर रहे हैं? किसी पेशेंट के अंदर, या तो किसी नई दवा के माध्यम से, या वैक्सीन के माध्यम से, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर के माध्यम से, या कोई हम लोग थेरेपी डेवलप करते हैं जिससे बिहेवियर में चेंज आता है, या कोई मेडिकल डिवाइस के माध्यम से किसी पेशेंट के अंदर हस्तक्षेप करते हैं। तो यहां पर जो वर्ड आया है इंटरवेंशन, ये थोड़ा सा बच्चों को खटकता है, बट ये बेटा स्टैंडर्ड वर्ड है, लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखना है तो आप खुद का वर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हम लोग चेक करते हैं सेफ्टी, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल, सर्जिकल और, अब बिहेवियरल के लिए वर्ड नहीं लिख पाओगे। बिहेवियरल थेरेपी, सर्जिकल डिवाइस, मेडिकल ड्रग, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी लिखना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी क्या आएगी, दिक्कत आएगी अगर आप इंटरवेंशन वर्ड नहीं लिखना चाहते हो। इंटरवेंशन का मतलब कोई भी नया दवा हो सकती है, वैक्सीन है, सर्जिकल प्रोसीजर है, बिहेवियरल थेरेपी है, वो सब ये वर्ड कवर हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। कहां पे हम लोग कर रहे हैं वो इंटरवेंशन, हस्तक्षेप कहां हो रही है? ह्यूमंस के अंदर हो रही है। बात क्लियर हो गई। These trials are essential for determining whether new treatment, ये ट्रायल्स जरूरी हैं, ये डिटरमाइन कर ले, जांचने के लिए क्या, वेदर न्यू ट्रीटमेंट, जो नया ट्रीटमेंट हम लेके आए हैं किसी बीमारी के लिए, पहले भी एक ट्रीटमेंट चल रहा था बट अब एक इंप्रूव ट्रीटमेंट आ गया है। जैसे कि पहले कुत्ते के काटने पे 14 इंजेक्शन लगते थे, अब ऐसा नहीं है, अब 2 या 3 लगते हैं बस, ठीक है। तो जो नया ट्रीटमेंट आया है, नया ड्रग खोजा है, नया डिवाइस खोजा है, या कोई नई रणनीति हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। वो रणनीति मतलब कोई तरीका लेके आए हैं, क्या वो सेफ इफेक्टिव है, सेफ है इफेक्टिव है, किसके लिए? पेशेंट के यूज के लिए, ओके। तो इसका मेन मकसद क्या हो गया? तो यहां पे हम चाहें तो यहां तक भी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है कि हम लोग यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं। उसी लाइन को यहां थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है। खैर ये लाइन चाहो तो आप यहां से हटा सकते हो, ओके। ये लाइन यहां लिखनी पड़ेगी, दे फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, एक स्ट्रक्चर्ड कि किसके बाद क्या करना है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। रूल्स, एक गाइडलाइन पूरी प्रॉपर होती है। तो स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि किसी संस्था में पूरे रूल रेगुलेशंस होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे फिर नीचे प्यून है, चपरासी है, मतलब हर कोई लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा संस्था होती है। वैसे ये ट्रायल्स स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन होती है, रूल्स होती है, उसी के हिसाब से होते हैं। एंड आर टिपिकली, टिपिकली की हिंदी क्या होती है? आमतौर पर, और आमतौर पे कंडक्ट किए जाते हैं इन फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हर एक फेज में हम एक अलग चीज का पता लगाते हैं, देखेंगे अभी, ठीक है। और हर एक फेज का कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और जो पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी संख्या भी अलग होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्लियर हो गया। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये बच्चों में थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि पता नहीं होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स हम केवल देखो दवाइयों के लिए नहीं, बच्चों के दिमाग में होता है क्लिनिकल ट्रायल मतलब नई दवा। अरे भाई नई दवा नहीं, अभी जैसे कि रोबोटिक जो सर्जरी होती है ना, वो भी इसके अंदर आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। पहले रोबोट बनाए गए होंगे, फिर उसको जानवरों के ऊपर ट्राई किया गया होगा, उन रोबोट्स को जानवरों के ऊपर सर्जरी कराई गई होगी। आजकल क्या होता है आपको पता है ना, दूर बैठे हुए हैं, यहाँ से डॉक्टर ऐसे चश्मा पहनता है और हाथ में 2, जैसे नहीं वीडियो गेम खेलते हैं, 2 मशीन्स होती है जो रोबोट के हाथ होते हैं, वो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ बैठा हुआ डॉक्टर दूर बैठ के किसी दूसरी कंट्री में सर्जरी कर रहा है। यस, ये भी चल रहा है, रोबोट्स भी सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल की बात करूं, सबसे पहला ट्रीटमेंट ट्रायल, यानी कि अगर कोई नया ट्रीटमेंट हम खोज रहे हैं, टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट, यहाँ पे नए ट्रीटमेंट का टेस्ट करते हैं। कोई ड्रग है, कोई थेरेपी है, सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब हम इलाज करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी 2 ट्रीटमेंट्स को मिला करके हम कोई इलाज करना चाह रहे हैं, ठीक। एक है प्रिवेंशन ट्रायल्स, जैसे कि ये हमको कैसे पता है कि हाथ धुल लेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है।
तो कैसे पता है कि हम अल्कोहल से हाथ धुलेंगे तो ज्यादा अच्छा सेफ रहेगा, साबुन से उतना इफेक्टिव नहीं होगा? ये कैसे पता है हमको? ये सब ट्रायल्स हुआ है। इट इज अ प्रिवेंशन ट्रायल्स, ठीक है। यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं उन तरीकों की जिससे कि डिजीज को होने से रोका जा सके, उसके भी ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। उसमें ट्रायल्स कैसे होंगे? सोचो, हम लोग जब ये ट्रायल किया गया होगा हाथ से धोने वाला, तो एक लोगों को साबुन से हाथ धुलाया गया होगा और एक लोगों को अल्कोहल से हाथ धुलाया गया होगा, और फिर चेक किया गया होगा कौन से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं या किसको जल्दी बैक्टीरिया पकड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसमें भी रिस्क लिया गया होगा, कुछ ऐसे गंदे बर्तनों को टच कराया गया होगा जिसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तमाम चीजें होती हैं ट्रायल्स के अंदर, सब कुछ होता है। तो इन्वेस्टिगेट मेथड्स टू प्रिवेंट डिजीज आइदर इन इंडिविजुअल्स हु हैव नेवर हैड। तो यहाँ पे हमको क्या बीमारी को रोकना है, और किसके अंदर रोकना है? जिनके अंदर कभी नहीं हुई है या जिनको हो चुकी है और हम चाहते हैं कि दोबारा उनको ना हो, ठीक है। तो हम चाहें तो लाइन को यहाँ फिनिश कर सकते हैं कि हम वो मेथड ढूंढ रहे हैं कि बीमारी हमारी ना हो। किसके अंदर ना हो? इंसानों के अंदर ना हो। तो दो तरह के इंसान होते हैं, जिनके अंदर बीमारी हो चुकी होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन, ये लाइन लिखने का पर्पज ये है, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जो प्रिवेंशन ट्रायल्स हैं वो किसके लिए हैं? उन लोगों के लिए जिनको कोई बीमारी नहीं हुई है, या उन लोगों के लिए है कि जिनको बीमारी हो चुकी है दोबारा ना हो? तो आंसर है दोनों के लिए होता है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। डायग्नोस्टिक ट्रायल, डायग्नोस्टिक मतलब हमको अगर मलेरिया चेक करना है तो ब्लड सैंपल लेना है, कैंसर चेक करना है तो सेल को निकाल के वहां से चेक करना है। ये कैसे पता चलेगा कि किस बीमारी के लिए कौन सा डायग्नोस या किस तरीके से डायग्नोस किया जाएगा? दैट इज डायग्नोस्टिक ट्रायल्स। तो ट्रायल्स हर टाइप के होते हैं, ठीक है। नो डाउट हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो नई ड्रग का पढ़ेंगे, बट क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल टॉपिक है तो समझ लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स किस किस के ऊपर, किस किस चीजों के होते हैं। डायग्नोस्टिक हो गया, इवैल्यूएट न्यू डायग्नोस्टिक टेक्निक, नई टेक्निक्स आ रही हैं आजकल, नए टूल बन रहे हैं, नए प्रोसीजर आ रहे हैं, ठीक है। डिटेक्ट अ कंडीशन और डिजीज मोर एक्यूरेटली। मान लो पहले कोई तरीका था किसी चीज को छानबीन करने का, अब जैसे पहले बॉडी के अंदर कोई चीज हमको देखनी है तो क्या काटा पीटी करनी पड़ती थी, अब एक्सरेज आ गए हैं, एंडोस्कोपी आ गई है, तमाम चीजें आ गई हैं। तो ये जब अप्रूव की गई होंगे एंडोस्कोपी वगैरह, तो इसके लिए पहले क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे। नाउ स्क्रीनिंग ट्रायल्स, ध्यान दें, डायग्नोस्टिक इज डिफरेंट। डायग्नोस्टिक में बीमारी हो चुकी है, स्क्रीनिंग में क्या है? एग्जामिनिंग वे टू डिटेक्ट सर्टेन डिजीज इन देयर अर्ली स्टेजेस। हम चाहते हैं कि बीमारी होने से पहले पता चल जाए कि हाँ इस इंसान को बीमारी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जेनेटिक पैटर्न को एग्जामिन करके हम लोग भविष्य में पता लगा सकते हैं कि किसको क्या बीमारी है, जिसमें एक बड़ा ही आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कि अभी बीच में नाम आया था, एक कोई फॉरेन एक्टर्स हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, उनकी मदर को, उनकी मौसी को ब्रेस्ट कैंसर था। तो जब उन्होंने अपना चेकअप कराया तो उनको भी डिटेक्ट हुआ कि भविष्य में उनको होने की संभावना बहुत ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर। अब जब कैंसर होने की वजह से उनकी मदर की, मौसी की डेथ हो गई थी, तो उस एक्ट्रेस ने अपना ब्रेस्ट को क्या कर दिया, मतलब रिमूव करवा दिए। अब क्योंकि कैंसर हो जाएगा फिर तो दिक्कत होगी, तो ये बचाव वाला था, यानी कि पहले से पता चल गया हमको कि इस टेस्टिंग से ये पता चल जाएगा कि ये बीमारी भविष्य में हो सकती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके लिए भी ट्रायल्स होते हैं। हम कैसे कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि अच्छा ये है बेड रेस्ट करो, अच्छा ये खाना खाओ, अच्छा ये वाली एक्सरसाइज करो। कैसे पता है उनको कि इस बीमारी को यही वाली एक्सरसाइज ठीक करेगी, इस बीमारी को यही वाला खाना ठीक करेगा या इंप्रूव करेगा, ठीक है। ये वाली बीमारी है, आप थोड़ा पोल्यूशन से दूर रहिए, कैसे पता उन लोगों को? उसके लिए भी ट्रायल्स हुए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं सपोर्टिव केयर। एक्सप्लोर वेज टू इंप्रूव द कंफर्ट, यहाँ पे हम नए तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं जो इंप्रूव करते हैं कंफर्ट, हमारा कंफर्ट जो है। केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल लिविंग विद क्रोनिक इलनेस एंड कंडीशन, जो लोग क्रोनिक इलनेस, बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर, इनसे पीड़ित हैं, तो उनकी लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज ऐसी उनको दें, बताएं, समझाएं या करवाएं कि उनकी लाइफ बेटर हो। देन जेनेटिक स्टडीज, इसके लिए भी वो होता है, क्या ट्रायल्स होते हैं। इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड स्पेसिफिक डिजीज, यहाँ पे हम वही स्टडी कर रहे हैं कि किस टाइप के जीन्स होते हैं जिनके होने की वजह से पर्टिकुलर वो बीमारी होएगी ही होएगी। दिस ट्रायल हेल्प टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, यहाँ से हमें ढूंढते हैं उन लोगों को हु आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन कंडीशंस और अंडरस्टैंड हाउ जेनेटिक मेकअप कैन अफेक्ट
ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। तो जब हम जेनेटिक स्टडी करते हैं तो वहाँ से ट्रायल्स करते हैं, तो उसमें ट्रायल्स में अलग अलग लोगों को देखा जाता है, उनके जेनेटिक पैटर्न को समझा जाता है कि अच्छा ये वाले जेनेटिक पैटर्न वालों को ये बीमारी होती है, या इस तरह के जेनेटिक पैटर्न वालों के अंदर जो हमारा ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसा करेगा, अच्छा करेगा या खराब करेगा। बात समझ में आ रही है। देन बिहेवियरल ट्रायल्स, यहां पर हम क्या करते हैं, एसेस इंटरवेंशंस, तो ये हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, जिसका उद्देश्य होता है मॉडिफाइंग बिहेवियर्स एट दैट अफेक्ट हेल्थ। हम यहाँ पर उन आदतों को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हेल्थ पर असर पड़ेगा। जैसे मोटापा है तो वॉक करो, ठीक है, या रनिंग करो, बहुत तेज नहीं दौड़ना है, वॉक करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम बिहेवियरल ट्रायल्स, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस लेके आ जाएं कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो, इसके लिए भी ट्रायल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि 1000 लोग थे, 500 लोगों को रोज चलवाया, 500 लोगों को रोज दौड़ाया, उसके बाद ये रिजल्ट आए। ये क्या है, ये बिहेवियरल ट्रायल्स है। तो ट्रायल्स कई तरीके के होते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में नो डाउट ये वाला ट्रीटमेंट ट्रायल रहेगा, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ट्रायल का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, ट्रायल्स क्या होते हैं, हर तरीके से ट्रायल्स होते हैं। यानी कि अगर कोई चीज हमको आज पता है ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उसके लिए रिसर्च प्रॉपर हो चुकी है, ट्रायल्स प्रॉपर हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के आधार पर ही हम लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये करोगे तो ये खाओगे तो ऐसा होगा, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए आगे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस। ध्यान रखना क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस 4 हैं, 1 to 4। यहां पर एक 1 से पहले एक ट्रायल होता है, इसको हम 0 फेज ट्रायल कहते हैं। उसको काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि वो बहुत 8-10 लोगों में चेक किया जाता है और कुछ नहीं है। तो क्या है, बिफोर अ कंपनी इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स, इससे पहले कि कंपनी क्लिनिकल ट्रायल शुरुआत करे, इट मस्ट कंडक्ट एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ही ज्यादा व्यापक, बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमन सेल्स। ये देखो, क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले जो कंपनी है वो जानवरों पे और ह्यूमन सेल्स के ऊपर बहुत सारे टेस्टिंग करती है, ठीक है, एंड इन लाइव एनिमल्स, ठीक है ना, मरों पे हो जाते हैं, लाइफ पे भी करती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि कैसे कैसे होते हैं। ओके, इन दिस स्टेज ऑफ टेस्टिंग, इफ दिस स्टेज ऑफ टेस्टिंग, अगर ये प्री क्लिनिकल की जो स्टेज है ये सक्सेसफुल रहती है, फिर कंपनी फाइल करती है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब यहां पे वो सक्सेसफुल हो जाती है, फिर एक एप्लीकेशन फाइल करती है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की सारी स्टडी को मेंशन करती है कि कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट आए। वो फाइल करती है किससे, विद द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA के पास फाइल कर देती है, एप्लीकेशन देती है, भाई हमें आगे अब क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं। क्यों, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स अब इंसानों के ऊपर होने जा रहे हैं। यहाँ पर इंसानों को दिक्कत हो सकती है, मौत भी हो सकती है। अगर आप बिना बताए करेंगे तो आपके ऊपर केस लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, रिक्वेस्ट करती है टू रिक्वेस्ट परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, और जब ये FDA परमिशन देती है फिर क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होते हैं। ये नहीं कि कंपनी ने अपने मन से ही कह दिया कि हाँ हमारी दवाई सही है। ये जो IND फाइल करती है ना कंपनी, इस IND को एक कमेटी बैठती है एक्सपर्ट लोगों की, वो पूरा चेक करती है। जहां पे कंपनी ने ट्रायल्स किए होते वहां पे विजिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, बहुत सारी चीजें होती हैं, ताकि प्रूफ मिल सके कि हाँ वाकई में कंपनी ने टेस्टिंग करी है और अब ये दवा आगे जाने के लिए परफेक्ट है। तो फेजेस ऑफ ट्रायल्स देखो, इसलिए मैंने लिखा है फेजेस ऑफ ट्रायल्स। पहला फेज क्या है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग करते क्या है, ट्रायल्स कैरिड आउट ऑन टू द एनिमल स्पीसीज। यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम यहाँ पे दवाई को, कोई नई दवा मिली है, कोई कहीं से हम ढूंढ के लेके आए पौधे से या कहीं से, यहाँ पे हम चेक करते हैं उसकी सेफ्टी कि वो सेफ है कि नहीं। अगर जानवरों पे ही सेफ नहीं तो इंसानों के ऊपर क्या सेफ होगी। टॉक्सिसिटी, अगर जानवरों में टॉक्सिसिटी दिखा रही है तो जाहिर सी बात है इंसानों में भी टॉक्सिसिटी दिखाएगी। टॉलरेंस डाटा, ड्रग टॉलरेंस, बेटा एक चीज यहाँ पे आगे वर्ड आएगा तो मैं यही बताता हूं।
ड्रग टॉलरेंस का मतलब समझो क्या है। ड्रग टॉलरेंस का मतलब है कि जब दवा दी गई तो उस जानवर ने, अब आगे पढ़ेंगे तो इंसान ने, ठीक है ना, कितना बेहतर उस दवा को अपना लिया। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, दवा खाई जी मिचलाने लगा। अब ये जो ठीक है, मतलब मान लो 200 mg खाई तो ठीक है, 500 mg खाई तो दिक्कत होने लगी। तो बॉडी कितना टॉलरेट कर पा रही है, कितनी डोज को टॉलरेट कर पा रही है, या जो दवा दी गई है क्या वो टॉलरेट हो रही है, पता चला खाने के बाद बेचैनी से हो रही है या कोई और दिक्कत आ रही है। तो इसको हम लोग साइड इफेक्ट कह सकते हैं, या फिर इसको हम वर्ड देते हैं टॉलरेंस। खाने के बाद ऐसा नहीं है कि दवा खाई, थोड़ी देर बेचैनी रही, आधा पौन घंटा, फिर ठीक तो हो गए, लेकिन बॉडी उसको टॉलरेट करने में दिक्कत आ रही है। तो इसको कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। कितने mg तक टॉलरेट कर जाएगा, तो मैक्सिमम डोज फिर हम लोग सेट रखते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी टॉलरेंस डाटा बाय अप्लाइंग द फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ एनिमल डाटा टू ह्यूमन डाटा, ठीक है। टॉलरेंस डाटा हो गया, ये सब चीजें, मतलब वही वाली चीज आ गई। तो ये सब चीजों को चेक करते हैं। ड्रग का मेटाबॉलिज्म कुछ बच्चों को हिंदी बता दूं क्या होती है, चैपचे कहा जाता है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं। मेटाबॉलिज्म पाथवे, वो दवा बॉडी में जाने के बाद किस प्रकार बॉडी उसको ब्रेक करेगी जानवरों के अंदर, ठीक है। पीके ऑफ ड्रग, पीके क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, याद है फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि वो दवा, सॉरी बॉडी दवा का क्या करेगी। पीके और पीडी रिलेशन, पीडी क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक, याद है, यानी कि दवा बॉडी के ऊपर क्या असर करेगी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी। प्रोटीन बाइंडिंग, उम्मीद है प्रोटीन बाइंडिंग चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कर रखी हैं। ये सब चीजें अफेक्ट डालती हैं दवाई के एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है, टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देखो प्रोटीन बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक कौन से हैं जो हमने फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी, ये सब भी कर लिया। साथ साथ में हम उस तरीकों का भी डेवलपमेंट करते हैं जहां पर फॉर क्वांटिफिकेशन, भाई वो दवा अगर बॉडी में चली गई है तो हमें यह भी तो पता चले क्वांटिटी, मात्रा का ठहराव, हमारे प्लाज्मा में वो दवा कितनी रह रही है, जाकर के कितनी रुक जाती है, मतलब निकल ही नहीं पाई है, रुक गई है, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट, ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ड्रग जब टूटती है यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो आगे जाके वो जिस दूसरे प्रोडक्ट में टूट जाती है, ठीक है, ब्रेकडाउन होकर के, उनको हम उस ड्रग का मेटाबोलाइट कहते हैं। और हिंदी में क्या होते हैं, उपपाचक या चयापचयी उत्पाद। याद आ रहा है बच्चों को, हिंदी वाले बच्चों को, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए वर्ड लिख दिए, इंग्लिश वाले बच्चे लोग इससे परेशान ना होना, हटा देना इसको, ठीक है। इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, यानी कि हम उन तरीकों का भी खोज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कि हमको क्वांटिफिकेशन, मात्रा पता चले उस दवाई की और उस दवाई के मेटाबोलाइट के, कि हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड में कितना आ रहा है, कितना रह रहा है, ठीक है। 7th हम लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी पता करते हैं, यानी कि कितने लंबे, ये काफी लंबा चलता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ऐसा नहीं कि ये 2-3 महीने कर लिया हो गया, सालों साल चलता है ये। तो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, किसी को लगातार वो दवाई दी जा रही किसी जानवर को, तो कितने लंबे समय तक वो टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, वो भी चेक किया जाता है। प्लेसेंटल ट्रांसफर काइनेटिक, क्या वो दवा प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है, अगर जानवरों के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है तो इंसानों के अंदर भी संभावना बनेगी। ये सब चीजें प्री क्लिनिकल के अंदर आती हैं, और ये हमको डिटेल में अभी नहीं जानना है, बट समझना है कि हम क्या क्या चीजें पता लगा लेते हैं। नाउ अब स्टार्ट होता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल को समझते हैं। फेज 0, यहाँ 1, ये फेज 0 हमारे किसी मतलब का नहीं है, इसको मेंशन करना है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या, फेज 0 स्टडीज आल्सो नोन एज ह्यूमन माइक्रोडोजिंग। जैसे मान लो कोई दवा आज की डेट में मान लो हम 100 mg खा रहे हैं, तो जब सबसे पहले 0 फेज में वो दवा का ट्रायल चल रहा होगा ना, तो उसको हम 1 mg या 2 mg ही दे रहे होंगे, बहुत कम छोटे माइक्रो डोज में देते हैं। क्यों भाई, ठीक है ऊपर सब कुछ ओके रहा, बट इंसान के अंदर थोड़ी बहुत तो बनावट अलग है ना, तो हम इतनी थोड़ी मात्रा में देते हैं कि ये पता चल जाए कि वो दवा टॉक्सिक, इंसानों में टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट कर रही है या एलर्जी से नहीं क्रिएट कर रही है। पता चला हम डायरेक्ट हैवी डोज दे दें और उस इंसान की डेथ हो जाए जिसको दिया गया है, तो माइक्रो डोजिंग दी जाती है। यूज ओनली ए स्मॉल डोज ऑफ न्यू ड्रग, बहुत थोड़ी सी डोज दी जाती है इन फ्यूअर देन
15 पेशेंट, 15 या उससे कम ही लोगों में दी जाती है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए डाल करके दवाइयों को उनके अंदर देते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई अलग सी चीजें तो नहीं क्रिएट हो रही है, कोई रिएक्शंस या कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? द गोल इज टू डिटरमाइन द न्यू ड्रग और एजेंट बिहेव्स इन ह्यूमन सब्जेक्ट एज इज एक्सपेक्टेड। एज इज, जैसा कि एक्सपेक्ट किया, जैसा हमने सोचा है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद हमने सोचा था कि यहाँ पे जैसा बिहेव करेगा, तो छोटी सी डोज में देते हैं। अच्छा, ये डोज ऐसा नहीं कि बीमारी ठीक कर देगी, केवल हम ये देखते हैं कि वो नुकसान ना करे। ठीक है, तो जैसा हमने सोचा है क्या वैसा ही वो इंसान पे काम कर रही है। पार्टिसिपेंट इसमें 10 से 15 होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स और पेशेंट्स दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। हेल्दी लोग भी हो सकते हैं और पेशेंट भी हो सकते हैं, रिमेंबर। ठीक है, इसका फोकस क्या है? यहाँ पे हम मेन चीज पता करने की कोशिश करते हैं, उसका फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, ये दो चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। आगे तो अब लिख ही लोगे क्या होता है ये। ड्यूरेशन कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक का टेस्ट रहता है। डोज वेरी लो, सब थेरापेटिक डोज होती है, यानी कि उतनी डोज नहीं होती है कि बीमारी ठीक हो सके, बहुत थोड़ी डोज होती है। आउटकम क्या आता है? इससे हेल्प होती है डिसाइड करने में वेदर टू प्रोसीड टू फेज 1। अगर यहाँ सब कुछ ओके जा रहा है तो हम डिसाइड करते हैं क्या फेज 1 में जाना है। पता चला यहीं पर ही वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो फेज 1 में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन एनी ऑफ द ट्रायल फेज, किसी भी ट्रायल फेज में, यहाँ 0 से लेके आगे हम स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, ट्रीटमेंट कैन बी हॉल्टेड। ट्रीटमेंट को हम लोग हॉल्ट कर देंगे, रोक देंगे इफ द साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट आर डेंजर टू पेशेंट। पेशेंट के लिए अगर साइड इफेक्ट डेंजर दिखाई देंगे तो ये जो ट्रायल है वहीं का वहीं बंद कर दिया जाता है फिर। ठीक है, क्लियर है? तो 0 फेज समझ में आया। माइक्रो डोजिंग क्या पर्पस है? अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, जैसे कि फेज आई बताता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे पर्पस बताना है हर फेज का, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, फोकस या क्या उसमें हम चीज चेक करते हैं, उसके बाद इसका आउटकम क्या रहा वो हम लोग लिख देंगे, दैट्स इट। देखो फेज 1 का ये आपको याद रखना। फेज 1 में हम लोग सेफ्टी ट्रायल भी कहते हैं, ड्रग की सेफ्टी को चेक करते हैं। ट्रायल कैरिड आउट ऑन हेल्दी वॉलंटियर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई। सेफ्टी किसके अंदर देखेंगे? वो दवा की हम डोज दे रहे हैं, जैसे मान लो आप नॉर्मली कभी रैंडम आपने गलती से घर में कोई दवा पड़ी है और आपने खा ली, बशर्ते वो लो बीपी वगैरह की दवा ना हो, वरना बीपी पे डाउन हो जाता है। ठीक है, बीपी डाउन होगा तो अपना असर कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं दवा सेफ है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या कोई और बॉडी में एडवर्स इफेक्ट तो क्रिएट नहीं कर रही है। दैट इज अ सेफ्टी ट्रायल। तो एमसीक्यू पर्पस से फेज 1 का नाम क्या हो जाएगा? सेफ्टी ट्रायल। और दूसरी चीज, क्या ये पेशेंट के ऊपर होती है? नहीं, ये हेल्दी लोगों के ऊपर होती है। ठीक है, अच्छा, हेल्दी वॉलंटियर एक्सेप्ट एड्स और कैंसर। हेल्दी वॉलंटियर होना चाहिए एड्स और कैंसर वालों को छोड़ करके। ओके, पर्पस की बात करें, टू इवैल्यूएट सेफ्टी, हम यहाँ पे सेफ्टी चेक करें, जो सबसे बड़ी चीज है। टॉलरेबिलिटी, कितना टॉलरेबल है, कितनी डोज तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि दवा खाने के बाद बेचैनी तो नहीं मच रही है, मतलब टॉलरेबल है दवा या नहीं है। डोज, ठीक है, कितनी डोज रहनी चाहिए। एंड साइड इफेक्ट, जैसे मान लो टॉलरेबिलिटी में हमने पहले 50 mg खिलाई, कोई दिक्कत नहीं, 100 mg खिलाई, कोई दिक्कत नहीं, 500 mg खिलाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हमने 600 mg किया दिक्कत होने लगी। तो डोज का भी पता लगता है यहाँ पर। ठीक है, और साइड इफेक्ट। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कहानी देखा जाए तो हम यहाँ सेफ्टी देख रहे हैं। सेफ्टी के अंदर सब आ जाती चीजें ये। ठीक है, पहला पॉइंट ये देंगे। देन पार्टिसिपेंट्स कितने रहते हैं? 20 से लेके 100। हेल्दी वॉलंटियर्स और पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली यहाँ पर हम हेल्दी पेशेंट ही लेते हैं सेफ्टी चेक करने के लिए। फोकस क्या रहता है इसका? हम यहाँ पर मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, कि भाई हाँ ठीक है 500 mg से ज्यादा डोज नहीं देनी है। डोज कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा रिस्पॉन्स टॉक्सिसिटी स्टडी। डोज कंसंट्रेशन कर्व जो होता है कि हमने दवा दी, प्लाज्मा में कितनी देर में वो दवा पीक पर गई है, और टॉक्सिसिटी, जब ये टॉक्सिसिटी करेगा, ठीक है, मतलब जब ये टॉक्सिक हो जाता है तो किस प्लाज्मा के किस कंसंट्रेशन पे जाकर के ये दवा हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगी कि अच्छा 600 mg खा रहे हैं तो अब ये दिक्कत दे रही है, 700 mg खा रहे हैं तो ये दिक्कत दे रही है। तो प्लाज्मा में क्या कंसंट्रेशन आ रहा है उसका। आईवी इंट्रावीनस सिंगल डोज स्टडी, सिंगल डोज में डालते हैं आईवी के अंदर, यहाँ पे चेक करते हैं बायो अवेलेबिलिटी कि अगर हम आईवी में डाल रहे हैं यानी कि इंट्रावीनस दे रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, क्या 100% आ रही है या नहीं आ रही है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर स्टडी फॉर एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
हम लोग ये भी चेक करते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उम्मीद है आपको पता होगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे लिवर के अंदर होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि जब हमने इसको ओरली खाया तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये कितना डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरने के बाद कितना हमारे लिए बायो अवेलेबल रहा। याद आ रहा है? देखो अब यहाँ पर चीजें, या आगे हम जब भी कुछ चीज पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के वर्ड्स अब मतलब सारे रिपीट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। एंड हाउ द ड्रग इज मेटाबोलाइज, ड्रग कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है हमारी बॉडी में। 4 तरीके होते हैं, शायद 2-3 फेज होते हैं मेटाबॉलिज्म के, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इफेक्ट ऑफ फूड, खाना खाने से क्या दवाई के एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं कि उसकी मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ रही है, कौन से खाना उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग फोकस रहता है हमारा। ड्यूरेशन, कई महीनों तक ये चलता है ट्रायल। आउटकम क्या आता है? इस्टेब्लिश अ सेफ डोज रेंज, देखा सेफ्टी आई मेन चीज, ठीक है। सेफ डोज रेंज क्या है? मिनिमम कितना दें कि असर हो और मैक्सिमम कितना दें कि आगे जाके दवा टॉलरेट रहे, साइड इफेक्ट ना करे। क्लियर आ गया? फॉर फेज 2, इसके बाद हम आ जाएंगे फेज 2 में। हमने क्या सेफ्टी देखी, अब हम देखेंगे एफिकेसी, कितना इफेक्टिव है। अब जब एफिकेसी देखनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें पेशेंट चाहिए होगा, ठीक है। यानी कि जब हम दवा दे रहे हैं मर्ज में तो कितना इफेक्टिव है दवा, मतलब बीमारी को कितने दिनों में ठीक कर रहा है, या पहले डोज या 3 डोज खाने के बाद कितना दवा में मतलब बॉडी में रिकवरी आ रही है, वो सब चीजें एफिकेसी में आ जाएंगी, ठीक है। कंडक्टेड इन ओपन मैनर, ओपन मैनर मतलब एक ट्रायल करने का तरीका होता है, लोग ले लिए जाते हैं और ओपनली उनको, ओपनली मतलब होता है कई तरह के ट्रायल्स होता है, रैंडम ट्रायल होता है, एक क्लोज ट्रायल भी होता है, ब्लाइंड ट्रायल्स भी होते हैं, कई तरह के ट्रायल्स होते हैं। तो उसका एक तरीका है, नाम देना चाहो दीजिएगा, वरना कोई उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर कि किस तरीके से किया जाता है। ओपन ट्रायल मेथड यूज किया जाता है ट्रायल्स के अंदर। पर्पस क्या है? यहाँ पर हमें एफिकेसी चेक करनी है एंड फर्दर इवेल्युएट करना है सेफ्टी को, और सेफ्टी को भी चेक करना आगे, क्योंकि अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे तो सेफ्टी तो चेक होती रहेगी, मेन उद्देश्य एफिकेसी रहेगा। यहां देखो पार्टिसिपेंट कितने हो गए, 100 से 300 पेशेंट हो गए। विद द कंडीशन बीइंग स्टडीड, मतलब हम जैसे ये दवा हम लेके आए मान लो बुखार के लिए, तो ये वो पेशेंट होने चाहिए जिनको बुखार है, ठीक है। उनकी हम देख चुके कि उनको बुखार है, तो क्या उनमें कैसे असर करेगी ये। फोकस क्या रहेगा? डिटरमाइन वेदर द ड्रग वर्क, हम ये देखते हैं क्या दवा काम कर रही है, ठीक है। फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन के लिए हम पेशेंट को लेके आए हैं, उसको दवा दे रहे हैं, क्या वो पेशेंट के ऊपर वो दवा काम कर रही है, मतलब वो बीमारी ठीक हो भी रही है नहीं हो रही है। मॉनिटर शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट एंड रिस्क, शॉर्ट टर्म यानी कि 10-15 दिन दवा चली तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इन पीके एंड पीडी बिटवीन द फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का डिफरेंस चेक करते हैं, किसमें? जो हमने यहाँ हेल्दी के अंदर दिए थे, अब हम पेशेंट के अंदर दे रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आया कि अगर एक पेशेंट को हम दे रहे हैं तो क्या उसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में डिफरेंस है हेल्दी के मुकाबले में, ठीक है। टू सर्च न्यू थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये भी देखते हैं कि कोई नया थेरेपेटिक इफेक्ट तो नहीं है, कोई नई बीमारी को तो ठीक नहीं कर रहा है ये दवाई, ठीक है। तो ड्यूरेशन सेवरल मंथ टू 2 ईयर्स, कई महीनों से लेकर के 2 साल तक ये ट्रायल चलता है। आउटकम की बात करें, प्रोवाइड प्रिलिमिनरी डाटा ऑन इफेक्टिवनेस, कि कितना प्रभावशाली है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, एंड हेल्प्स डिजाइन फेज 3 ट्रायल्स, और इसी के आधार पर फिर हम फेज 3 को डिजाइन करते हैं। क्लियर? अब देखो धीरे धीरे कुछ महीने, मान लो यहाँ पे 1 साल हो गया, यहाँ पे 2 साल हो गया, 3 साल तो ऐसे निकल गए, फेज 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं कि जो इफेक्टिवनेस चेक कर रहे थे उसको कंफर्म कर रहे हैं, तो कंफर्म इफेक्टिवनेस, मॉनिटर साइड इफेक्ट एंड कंपेयर द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब इस दवा को टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इफेक्टिवनेस भी चेक हो रही है, साइड इफेक्ट भी चेक हो रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर पहले से ही कोई दवा उस बीमारी को ठीक कर रही थी तो उसके मुकाबले में ये दवा कितनी इफेक्टिव है, उसके मुकाबले में इक्वल है, उससे बेटर है, कम साइड इफेक्ट है, या ये पहले वाली दवा 10 दिन में ठीक कर रही थी, ये 5 दिन में ठीक कर रही है। ये सारी चीजें कंपैरिजन चलता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था। यहाँ पार्टिसिपेंट्स होते हैं 1000 से 3000 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, विद द कंडीशन, यानी कि जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बीमारी है। कंडीशन मतलब जिनको डिजीज है, कंडीशन और डिजीज, ठीक है। फोकस कंफर्म एफिकेसी इन लार्जर मोर डाइवर्स पॉपुलेशन, यहां पर हम एफिकेसी को और कंफर्म करते हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन है 1000 से 3000 और डाइवर्स पॉपुलेशन,
अलग अलग बूढ़े बच्चे, इस तरह से अलग अलग बच्चे और बूढ़ों को वैसे लिया नहीं जाता है, बच्चे बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दिया जाता है। डाइवर्स पॉपुलेशन एक तरह से अलग अलग जोग्राफिक लोकेशन के लोग हो जाते हैं, ठीक है। कलेक्ट एडिशनल सेफ्टी डाटा, और ज्यादा सेफ्टी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। कंपेयर द न्यू ट्रीटमेंट टू एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट, जो पहले से ट्रीटमेंट चल रही है और ये जो नई ट्रीटमेंट हमने बनाई है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सर्च लेस कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, अब बहुत सारे लोगों में ये देना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ही कई बार क्या होता है 500,000 लोगों में कोई एक आध लोगों को साइड इफेक्ट आता है, तो वो कुछ रेयर जो साइड इफेक्ट है वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होंगे, यानी कि मात्रा के आधार पर, दवा की मात्रा के आधार पर डिपेंड करते हैं कि साइड इफेक्ट हो या नहीं होगा। कंपैरिजन विद द मार्केटेड ड्रग्स, जो दवा मार्केट में अवेलेबल है उनसे कंपेयर किया जाएगा। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दूसरी दवाइयों के साथ उसका क्या क्या इंटरेक्शन आ रहे हैं। स्टडी इन स्पेशल पॉपुलेशन लाइक एज, सेक्स एंड रेस, कुछ खास तरीके के लोग लिए जाते हैं, खास एज के लोग, खास सेक्स यानी कि इस एज की महिला या इस एज के पुरुष, और रेस, है ना। हम सबको पता है बहुत सी दवाइयां अमेरिका में बैन है, इंडिया में चल रही हैं क्योंकि अमेरिका के लोगों को सूट नहीं कर रही है। तो अलग अलग जो रेस के लोग हैं, रेस मतलब नस्ल जो होती है करके, ठीक है, अमेरिका है, चाइनीज है, इंडियंस हैं, तो उन पे अलग अलग दवाइयों का कई बार असर देखने को मिलता है जेनेटिक पैटर्न की वजह से। डेवलप द डोजेस फॉर्म, अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं डोज की फॉर्म क्या रहेगी, टैबलेट रहेगा, कैप्सूल रहेगा, सिरप रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा ये फोर्थ को मत ध्यान देना, फेज थर्ड है ये, ठीक है ना, 0 की वजह से 4 आ रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान मत करना, ठीक है। फिर आप लोग को सर ये तो 4 लिखा हुआ है, फेज ध्यान देंगे। ये वाला काम जैसे ही हमारा खत्म होता है, अभी यहाँ पे ड्यूरेशन भी आएगा, ड्यूरेशन लगभग 1 से 4 साल, यानी कि पहले वाले 3 साल और ये लगभग 4 साल मान लें अगर, तो 7 साल हो गए दवाई को रिसर्च करते करते, क्लिनिकल ट्रायल करते करते, ठीक है। आउटकम क्या आएगा, हमें यहाँ पे सबूत मिल जाते हैं, नीडेड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल, एग्जांपल FDA, EMA, हमको इस दवाई को जो अप्रूव करवाना है मार्केट के लिए, वो सारे प्रूफ हमें इस थर्ड वाले फेज में मिल जाते हैं। क्लियर हुई बातें? यानी कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स का जो काम है फेज 3 में पूरा हो जाता है। और यहां पर अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट क्या आता है, फेज 4 आता है, ठीक है, वो बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन पहले हम बात करते हैं, जैसे ही फेज 3 खत्म होता है हम लोग अप्लाई कर देते हैं NDA के लिए। ये अलग से टॉपिक आएगा, अलग से क्वेश्चन में करवाया हुआ है, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं ताकि टॉपिक लिंकअप रहे, आप प्रोसेस में चले, उस फ्लो में चले। अच्छा, फेज 3 पूरे हो गए, अब हमको एप्लीकेशन फाइल करनी है, हमको NDA फाइल करना है, किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि भैया हमें अप्रूवल दो, अब हमें अपना दवाई मार्केट में डालनी है, ठीक है। 7 साल 10 साल हो गए हमको ट्रायल करते हुए, खरबों रुपए खर्च हो गया है, ये दवाई को हम सबमिट कर रहे हैं, आप चेक कीजिए और हमें अप्रूवल दीजिए। तो इन द इवेंट ऑफ गुड रिजल्ट, सारे रिजल्ट अच्छे आए हैं, फेज 1 to 3, ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर मार्केट अप्रूवल, मार्केट में जाना है तभी तो पैसा वापस आएगा जो खर्च किया है, वो सबमिट की जाती है। इसको हम कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन या न्यू ड्रग बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, सॉरी, न्यू ड्रग एप्लीकेशन कहते हैं या बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन कहते हैं इन द US, एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन कहते हैं EU में, ठीक है, जो अपनी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह रहती हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है, मतलब सेम ही चीज है, ये कभी नाम आ जाए या क्वेश्चन आ जाए नाम बदल करके, तो वो एक ही चीज है, ठीक है। ये नाम बहुत कॉमन है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं, हर जगह हर कंट्री में जो अथॉरिटी है वहां पे एक नाम अलग दे रखा है इसको, ठीक। दिस कैन इंक्लूड, इस एप्लीकेशन में रहेगा क्या, hundreds of thousands of pages of documentation, जितना भी पहले हमने ट्रायल किया ना 1 to 3 में, सब प्री क्लिनिकल का भी रहता है, ठीक है। वो सब डॉक्यूमेंट्स, हजार पेजों के डॉक्यूमेंट होते हैं, सारा उसमें लिखा होता है क्या क्या किया हमने, क्या क्या रिजल्ट आया, सब कुछ, ठीक है। समराइजिंग और कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द डिस्कवरी फेज ऑनवर्ड्स, जब से हमने डिस्कवर किया था उस मॉलिक्यूल को, तब से लेकर के क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 तक का सारा डाटा मेंशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, FDA रिव्यू टीम, FDA की रिव्यू टीम होती है, थॉरोली एग्जामिन ऑल ऑफ द सबमिटेड डाटा, वो पूरे डाटा को थॉरोली एग्जामिन करती है, जो एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं वो गठित होती है, उसको देखती है फाइल को, ठीक है। ड्रग और डिवाइस, ड्रग या डिवाइस कुछ भी हो, एंड मेक अ डिसीजन टू अप्रूव और नॉट अप्रूव इट, और फिर डिसीजन लेती है कि इस दवा को अप्रूव करना है या नहीं करना है। ओके, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, अ ड्रग डेवलपर मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट द ड्रग, जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर जो ड्रग डेवलपर होता है, यानी कि जो कंपनी है, वो सब कुछ उसके अंदर डालेगी, कहां से, फ्रॉम
प्री क्लिनिकल डाटा टू फेज 3 ट्रायल डाटा, हर एक चीज जो भी उन्होंने करी है वो सब यहाँ मेंशन होनी चाहिए। डेवलपर्स मस्ट इंक्लूड रिपोर्ट्स ऑन ऑल स्टडीज, जो भी स्टडी करी है, डाटा एनालिसिस जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ड्रग इज सेफ एंड इफेक्टिव। ठीक है, वो सारा डाटा एनालिसिस रहनी चाहिए जो ये दिखाएगा कि दवा हमारी सेफ है और इफेक्टिव है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड मतलब जिस मंशा से हम उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अलॉन्ग विद क्लिनिकल रिजल्ट डेवलपर मस्ट इंक्लूड, क्लिनिकल रिजल्ट के साथ साथ क्या क्या उसको इंक्लूड करना होता है, ये सारी बातें रिपीट होंगी अभी आगे जाकर के। प्रपोज्ड लेबलिंग, दवा की लेबलिंग क्या रहेगी, कैसे रहेगी। सेफ्टी अपडेट्स क्या होंगे। ड्रग एब्यूज इंफॉर्मेशन, क्या ड्रग का एब्यूज हो सकता है, जैसे नार्कोटिक ड्रग का एब्यूज होता है यानी मिसयूज करते हैं लोग। ठीक है, पेटेंट इंफॉर्मेशन, दवा की पेटेंट के बारे में। ठीक है, एनी डाटा फ्रॉम स्टडीज दे मे हैव बीन कंडक्टेड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जिस कंट्री में वो कर रहे हैं अगर उससे बाहर कहीं कोई रिसर्च करी है उस दवा को लेकर के तो वो डाटा यहाँ पे रहेगा। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कॉम्प्लायंस इंफॉर्मेशन, जो उस संस्था का रिव्यू बोर्ड होगा ना उसका कॉम्प्लायंस अनुपालन इंफॉर्मेशन जो फॉर्म रहता है पूरा सबमिट करेंगे वो लोग। डायरेक्शंस फॉर यूज, और उस दवा का यूज कैसे किया जाएगा उसका निर्देश वहां पे रहते हैं करके। ठीक है, ओके। Preparing the application documentation can take several months followed by about 6 to 10 months for the authorities. कंपनी को ये सारा एप्लीकेशन तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं, उसके बाद 6 से 10 महीने अथॉरिटी ले लेती है उसको पूरा देखने में और समझने में। ठीक है, फाइनली अगर वो उसे अप्रूव कर देती है तो मार्केट में लॉन्च होती है। इफ द NDA इज अप्रूव्ड द ड्रग कैन बी मार्केटेड एंड सोल्ड टू द पब्लिक। मार्केट में आ गई, अब जब मार्केट में आ गई है उसके बाद स्टार्ट होगा फेज 4, इसीलिए इसको बीच में डाला टॉपिक को। ठीक है, जब हमारी दवा मार्केट में आ गई है अब स्टार्ट होता है फेज 4 यानी कि पोस्ट मार्केटिंग। ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। भाई हमने तो 8-10 साल किया ना, कुछ कुछ दवाएं 15-15, 20-20 साल के बाद जाकर अपना साइड इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती हैं या उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं कि वो अब सही नहीं है करके दो दवाएं ना समय के बाद कुछ समय के बाद कुछ दवाएं बैन हो जाती हैं। वो यही वजह होती है कि कुछ सालों के बाद उसके साइड इफेक्ट दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग निगरानी रखी जाती है उस दवा की। पर्पस क्या होता है, टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म सेफ्टी, लंबे समय तक क्या वो दवा सेफ है एंड इफेक्टिवनेस है आफ्टर द ड्रग इज अप्रूव्ड एंड अवेलेबल टू द पब्लिक। मान के ये चलो कि जितनी भी दवाइयां मार्केट में हैं उन सब का ये फेज 4 चल रहा है, सबका चल रहा है। ठीक है, ओके। पार्टिसिपेंट्स थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट यूजिंग द ट्रीटमेंट। अब तो रियल वर्ल्ड में हर जगह दवाई यूज हो रही है तो वो सारे पेशेंट जो यूज कर रहे हैं वो सब इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फोकस आइडेंटिफाई रेयर और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। क्या ऐसा तो नहीं कि लाख लोगों में दवा यूज होने के बाद कोई एक बंदा ऐसा निकल आया कि उसमें कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई किसी टाइप का रिएक्शन दे रही हो दवा, वो चेक करना। लॉन्ग टर्म में कोई इंसान जिसको वो दवा लंबे समय तक खानी पड़ रही है, 15 सालों तक, 20 सालों तक, क्या कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ रहे हैं। इवैल्यूएट ऑप्टिमल यूज, ये भी चेक करते हैं कि हमने ट्रायल में तो देखा क्या कोई और उसका बेहतर यूज हो सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू पॉपुलेशंस और कॉम्बिनेशंस विद द अदर ट्रीटमेंट, किसी नई पॉपुलेशन के ऊपर या किसी और दवा के साथ उसको बेहतर यूज हो सकता है क्या। ठीक है, ड्यूरेशन ऑनगोइंग, चलता रहता है, समटाइम फॉर मेनी ईयर्स, और कई बार कई सालों तक चलता है। डिजाइन ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल, किस प्रकार से डिजाइन होता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरवेंशनल मतलब दखलंदाजी देना चाहे तो दे सकते हैं हम लोग कि हाँ ये दवा यहाँ पे ऐसे साइड इफेक्ट दे रही है, तो ये रहता है इस तरीके से। कोई बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, और जो ऑब्जर्वेशन चल रहा है तो उसके दौरान जो भी चीजें हैं, मतलब इंटरवेंशन मतलब होता है दखलंदाजी करना, यानी कि कभी कोई चीज दिख रही है उसके अंदर साइड इफेक्ट, तो वहां पर हम उसको पूरा क्या करते हैं, जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। आउटकम क्या आता है, इंश्योर, सुनिश्चित करता है कंटिन्यूड सेफ्टी, कि वो जो दवा है लगातार सेफ्टी देती रहे एंड मे लीड टू न्यू इंडिकेशंस, और साथ साथ में क्या वो कुछ और नई बीमारियों में भी काम में आ सकती है, और अपडेट टू यूजेस गाइडलाइंस। या ठीक है, कई बार क्या होते हैं जो यूजेस गाइडलाइन होती हैं, दवाई को यूज करने के तरीके होते हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं। कई बार मान लो मैक्सिमम डोज 500 है तो घटा के 400 कर दी जाती है, या यूज करने के तरीके होते हैं बदल दिए जाते हैं। तो ये इसका आउटकम निकल के आता है लंबे समय तक जो ये सर्विलेंस चलता है। ठीक है, तो ये आ गया पोस्ट मार्केटिंग, कब, जब हमारी दवा मार्केट में आ गई है। क्लियर है,
अब यहां पर एक छोटा सा नोट है। नोट क्या है? ईच फेज बिल्ड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस वन। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जो नया फेज हम लोग करते हैं ना, पहले वाले फेज में क्या रिजल्ट आया है उसके आधार पर अगला फेज तैयार होता है। ऐसे नहीं हम पहले से रेडी कर लेते हैं। पहली बात, रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक FDA, EMA रिव्यू डाटा फ्रॉम ईच फेज। वो हर फेज का डाटा रिव्यू करती है बिफोर अप्रूविंग द इंटरवेंशन फॉर द नेक्स्ट फेज और फॉर द पब्लिक यूज। हर फेज का डाटा प्रॉपर रिव्यू होता है, तभी जाकर के पब्लिक यूज के लिए अप्रूवल मिलता है। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम फेज 0 टू फेज 4, रिमेंबर 0 से 4 तक जाने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। यही वजह थी जो कि अपनी वैक्सीन थी कोविड वाली, उसका विरोध हुआ था और बहुत से लोगों ने नहीं लगवाई थी। जो लोग जानकार थे, जिनको पता था कि रिसर्च में इतना टाइम लग जाता है, तो 6 महीने में कोई दवा कैसे आ गई है। लेकिन हाँ, जो हमारी कुछ वैक्सीन थी कोविड वाली, उन पर रिसर्च चल रही थी पहले से ही, तो वो ऑलरेडी आई थिंक फेज 2 और फेज 3 क्रॉस कर रहे थे। कुछ फेज 2 क्रॉस कर लिया था किसी ने, और किसी ने फेज 3 भी क्रॉस किया था। ठीक है ना, उसका भी किसी एक टॉपिक में जिक्र है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ, वो क्योंकि एकदम से क्या कहते हैं कोविड आया, फिर फटाफट रिसर्च हुई, तो रिसर्च को फास्ट किया गया। लेकिन उनमें से एक साइड थी कोई फेज 2, अदरवाइज फेज 3 तक क्लियर हो गया था, फिर आगे प्रोसेस थोड़ी फास्ट की गई थी। ठीक है, ओके। तो नॉर्मली 10 से 15 साल लग जाते हैं फॉर मोर डिपेंडिंग ऑन इंटरवेंशन एंड डिजीज बीइंग स्टडीड। ठीक है, क्लियर है? समरी देख लो। 0 फेज, इसमें माइक्रोडोज दिया जाता है, पीके पीडी को चेक किया जाता है। फेज 1 देखा जाता है कि ये सेफ है, सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी को चेक किया जाता है। ये यहाँ से एमसीक्यू के लिए दे दिया समरी ये कि क्या कर रहे हैं हम लोग। फेज 2 में डज इट वर्क, क्या ये काम करती है, इफेक्टिव है, डोज फाइंडिंग, कितनी डोज में काम करेगी, कितने डोज में काम नहीं करेगी। इज इट बेटर, क्या ये बेटर है, कंफर्मेशन एंड कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं पुरानी जो मेडिसिन चल रही है क्या उससे बेटर है ये। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या, लॉन्ग टर्म सेफ्टी, रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं, रियल वर्ल्ड यूज में ये कैसे अपना काम कर रही है, ये हम फेज 4 में देखते हैं। क्लियर है बातें? दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल। ओके, अब क्लिनिकल ट्रायल्स ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक और हैं। एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसका जिक्र मैं थोड़ा सा पहले कर चुका हूं, तो अब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए ये 3 टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने हैं। अगर आप इन 3 टॉपिक को एक साथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए एनडीए को फटाफट खत्म करते हैं। तो एनडीए का क्या है पता ही हम लोग को, न्यू ड्रग एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। इन यूनाइटेड स्टेट 2 प्राइमरी पाथवे एग्जिस्ट फॉर ड्रग अप्रूवल। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 तरीके हैं ड्रग को अप्रूव करवाने का। पहला है द न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए एंड द एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये भी हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये एक्चुअली होता है जेनरिक के लिए। किसके लिए? जेनरिक वर्जन के लिए होता है। क्यों ये जेनरिक वर्जन के लिए किया जाता है वो भी देखेंगे डिटेल में। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक यूएस, FDA, CDSO इन इंडिया। हमारी जो इंडिया है वहां पर कौन है? CDSCO है। EMA इन यूरोप बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी टू ऑब्टेन मार्केटिंग अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग आफ्टर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, अच्छा ये इसको, इस वाले पॉइंट को हटाना था। ठीक है, ये एडिट करना था मेरे को। यूएस वाले को हटा के मैंने ये लाइन हटा देंगे आप पहले वाली। ठीक है ना, फिलहाल ये है कि इसमें जेनरिक के लिए ये होता है, ये वाला पॉइंट रखेंगे कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है, नई दवा को अप्रूवल के लिए होता है, न्यू मेडिसिन का। यूएस के अंदर यूएस FDA है, इंडिया के अंदर CDSO है। इसके ऊपर MCQ आ सकता है कि इंडिया के अंदर एनडीए को कौन अप्रूव करता है, तो CDSCO है। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें, की कंपोनेंट की बात करें, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होता है। प्री क्लिनिकल डाटा रहेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे रिजल्ट रहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक का सारा डाटा रहता है, सेफ्टी एंड एफिकेसी के एविडेंस रहते हैं, ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। ड्रग के फॉर्मूला क्या रहेगा, मतलब टैबलेट रहेगा, सिरप रहेगा, और किस प्रकार से वो मैन्युफैक्चर की जाएगी। ठीक है, प्रपोज्ड लेवलिंग यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, वार्निंग, डोजेस, क्या क्या लेवल पे आप मेंशन करके देंगे वो भी आपको यहाँ पर लिख कर देना होता है। और रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, कितना रिस्क है उसको खाने का और कितना बेनिफिट है उसको लेने का, ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको फाइल के अंदर जो एनडीए होता है उसके अंदर मेंशन करके देनी होती है। ठीक है, एनडीए काफी सारी बातें पहले ही पढ़ ली हमने फेज 3 के बाद, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, रिव्यू प्रोसेस क्या होता है इसको थोड़ा समझ ले, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपके पास
शॉर्ट नोट ऑन एनडीए, तो आप ऐसा नहीं कि इतना लिख के छोड़ देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा रिव्यू प्रोसेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनडीए के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है रिव्यू प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सबमिट करेंगे, ठीक है। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एनडीए को रेगुलेटरी एजेंसी के पास जाकर के सबमिट कर देगी। लो भाई 3 फेज कंप्लीट हो गए हमारे, ये हमने कर दिया डाटा अपना सबमिट, चेक करो इसे, फटाफट बताओ क्या होना है। फाइलिंग रिव्यू, द रेगुलेटरी एजेंसी कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी रिव्यू। सबसे पहले जो एजेंसी है वो प्रिलिमिनरी रिव्यू करती है, यानी ये चेक करती है कि फाइल पूरी है, कोई चीज छूटी तो नहीं है, जितना डाटा मांगा था क्या वो सारा आ गया है। दैट इज द प्रिलिमिनरी रिव्यू टू डिटरमाइन इफ द एप्लीकेशन इज कंप्लीट, कि क्या एप्लीकेशन कंप्लीट है एंड कैन बी एक्सेप्टेड फॉर फर्दर रिव्यू, और क्या इसको फर्दर रिव्यू के लिए देखा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फाइलिंग रिव्यू है ये तो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है कि अच्छा ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। नाउ द साइंटिफिक रिव्यू, इसके लिए हमें चाहिए एक्सपर्ट्स। साइंटिफिक रिव्यू के लिए पूरी एक्सपर्ट टीम बैठती है जो पूरा डाटा जो आया हुआ है उसको रिव्यू करती है, ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी सब कुछ चेक करती है वो। फिर इंस्पेक्शन, जो रेगुलेटरी एजेंसी होती है वो इंस्पेक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो जाती है देखती है क्या दवाइयाँ जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है लार्ज स्केल पे दवाइयाँ कैसे बनेंगी वो भी चेक करके देखी जाती है, तो वो जाती है और चेक करती है, ठीक है। इंश्योर, सुनिश्चित करती है कि कॉम्प्लायंस विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करके दी हैं रिव्यू के लिए क्या ये जीएमपी को फॉलो करके बनी है। एडवाइजरी कमेटी, इन सम केसेस एन एडवाइजरी कमेटी ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, यानी कि जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनके पास ऐसा समझ लो रिसोर्सेज कम होते हैं तो बाहर से ये लोग एक्सपर्ट टीम को बुलाते हैं, एडवाइजरी कमेटी गठित करते हैं, ठीक है। मे बी कन्वीन मतलब बुलाई जाती है टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, और उनसे रिकमेंडेशन लेती है कि भाई ये फाइल आई है, ये ड्रग है, ये सब चीजें, इस पे अपने रिकमेंडेशन दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। फाइनली होता है डिसीजन, द रेगुलेटरी एजेंसी मेक डिसीजन टू अप्रूवल और रिजेक्ट ऑफ एनडीए, वो अप्रूव कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है। अगर अप्रूव होती है ड्रग कैन बी मार्केटेड एंड सोल्ड, और इसी चीज में यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है सबमिट करने से लेके यहां तक कितना लग रहा था, 6 से 10 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं टाइप्स ऑफ एनडीए। एक तो फुल एनडीए कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड एनडीए, जिसमें बिल्कुल ही नई दवा होती है, सबमिटेड फॉर एंटायरली न्यू ड्रग, कोई न्यू केमिकल एंटिटी खोजी गई, प्रोसेस पूरा हुआ, बिल्कुल नई दवा थी, ठीक है। यहां पर हमको कंप्लीट डाटा चाहिए, जितना ऊपर हमने बात की है, प्री क्लिनिकल, ऑल फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, सब कुछ चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल, अ ब्रांड न्यू एंटी कैंसर ड्रग, सपोज कोई नई एंटी कैंसर ड्रग खोजी गई है तो फिर पूरा सब कुछ चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्रीविएटेड एनडीए, जिसको डिटेल में इसके बाद क्वेश्चन ही है ये वाला, यानी कि ये होता है जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी कंपनी ने 10-15 साल रिसर्च करके दवा बनाई, अब जब उसका पेटेंट एक्सपायर होता है तो फिर जेनेरिक ड्रग के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्रीविएटेड, यानी कि शॉर्ट, ठीक है। कॉपीज ऑफ एन ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग, यानी कि हमें कॉपी बनानी है जो दवा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, डज नॉट रिक्वायर फुल क्लिनिकल ट्रायल्स, यहाँ पे हमको पूरा क्लिनिकल ट्रायल नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ जाएगी, इसके लिए ही क्या बना है, बीसीएस सिस्टम, याद आ रहा है पहले लेक्चर का। बीसीएस सिस्टम में क्लास 1 की जो दवाएं हैं फटाक से हम लोग जेनेरिक बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमें केवल क्या प्रूफ करना है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस और बायो इक्विवेलेंस। कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग इसको, नॉर्मली बीसीएस सिस्टम से प्रूफ कर देते हैं, कनेक्टेड हो गया दोनों आपस में, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एपीआई वो सेम है, डोजेस की फॉर्म सेम है, टैबलेट थी तो टैबलेट ही है, स्ट्रेंथ जो 50 mg तो 50 mg की है, मतलब ये है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, वर्क्स द सेम इन द बॉडी एज द ओरिजिनल, बॉडी के अंदर ठीक उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि ओरिजिनल दवा काम करती है। अब इसके लिए हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्या सिस्टम है, बीसीएस सिस्टम के माध्यम से हम अप्रूवल ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल, जेनरिक वर्जन ऑफ पैरासिटामोल, पैरासिटामोल का जो जेनरिक वर्जन है वो इसी तरीके से अप्रूव होता है हमारा, ठीक है। फिर एक टर्म है 505(b)(2) एनडीए, यानी कि इसको हम हाइब्रिड एनडीए भी कहते हैं। इसमें क्या है, फॉर ड्रग्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है।
सिमिलर है, एक जैसी है, बट आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल उसकी जैसी नहीं है। टू एन ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग, जो दवा पहले से ही अप्रूव्ड है उससे मिलती जुलती है। यहां पर क्या है, अलाउज द एप्लीकेंट टू यूज पब्लिश डाटा और प्रीवियस फाइंडिंग, यानी कि जो दवा हमारी ऑलरेडी अप्रूव्ड था उसी का डाटा और फाइंडिंग का यूज कर लेती है, सेफ्टी ऐसी और एफिकेसी को यूज कर लेती है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ऑल स्टडीज, वो सारी स्टडीज को रिपीट नहीं करती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि न्यू डोजेस फॉर्म, जैसे कि हमको एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट बनानी है, समझ में आया? तो ये क्या है, सिमिलर है, यानी कि केमिकल तो वही है, बट हमने क्या कर दिया, बदल दिया, अब उसको एक्सटेंडेड रिलीज में बदल दिया, उसका फॉर्म बदल दिया, तो उसके लिए ये हाइब्रिड एनडीए होता है। न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मान लो पहले हम ओरल देते थे, अब इंजेक्शन में दे रहे हैं, केमिकल तो वही है, यानी कि प्री क्लिनिकल डाटा तो सेफ है, सेफ्टी एफिकेसी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, इस केमिकल को किसी और केमिकल के साथ कंबाइन कर रहे हैं जो वो भी ऑलरेडी अप्रूव्ड था। ठीक है, तो इसके लिए होता है हाइब्रिड एनडीए होता है। देन सप्लीमेंटल एनडीए, फाइल्ड आफ्टर द ड्रग इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, यहाँ पे दवा हमारी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, फिर क्यों हमें ये चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि टू रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर चेंजेस, अब हमने कुछ चेंजेस किए हैं, क्या, न्यू इंडिकेशन, यानी कि अभी किसी और बीमारी में भी इस्तेमाल हो रही है, उसे ठीक कर रही है, ये हमें थोड़ा डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, न्यू डोजेस फॉर्म और स्ट्रेंथ, नई डोज फॉर्म में दे रहे हैं इसे हम लोग और नई स्ट्रेंथ में दे रहे हैं, पहले 50 mg थी, अब 100 mg में दे रहे हैं। चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग और लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लेबलिंग में थोड़ा सा चेंज आया है, उसके लिए भी हमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन देना पड़ेगा, लेकिन ये सप्लीमेंटल होता है, यानी कि पहले वाले में थोड़ा सा ऐड करके दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ एनडीए, इसको टाइप्स ऑफ एनडीए को हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो अगर होगा तो, लेकिन थोड़ा लेंदी है वो। ठीक है, ये बेस्ट है अपना, 4 पॉइंट दे दो, और उसमें थोड़ा से और टाइप के भी हैं, वो मैं देखूंगा, उसको ऐड करूंगा अलग तरीके से और करके डाल दूंगा, तो चाहो तो उसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आने चाहिए। ठीक है, देखेंगे उसको, अगर एडिट करके डालूंगा तो डाल दूंगा थोड़ा सा, अदरवाइज इतना पर्याप्त है हमारे लिए। पोस्ट अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल द फार्मास्यूटिकल कंपनी मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर। ठीक है, फिर कहानी वही है, अगर कुछ भी चीज अप्रूव हो जाती है तो वो क्या करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, सर्वेलेंस करेगी और देखेगी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ANDA। फुल फॉर्म इनके वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पर्पज से बहुत फुल फॉर्म आता है। तो ANDA का मतलब क्या है, एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड मतलब छोटा, है ना। एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज अ सबमिशन टू द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट अ जेनरिक ड्रग। आज बहुत से बच्चों का जेनरिक और पेटेंट को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो भी आज पूरा दूर हो जाएगा। ठीक है ना, वो कुछ लोग कहते हैं जेनरिक दवा लोकल होती है, लोकल नहीं होती है, जेनरिक दवा भी उतनी ही इफेक्टिव होती है, बट कुछ चीजें डिफरेंस होती है, देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखो ये जो ANDA है, ये जब पेटेंट यानी कि जो ऊपर वाली दवा थी ANDA, उसको अप्रूवल ले लिया, पेटेंट ले लिया, 20 ईयर का पेटेंट मिल जाता है। वो जो 20 ईयर का पेटेंट खत्म हो गया, फिर कोई दूसरी कंपनी है वो इसको बना के बेचना चाहती है, तो उसके लिए उसको ANDA फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इन इंडिया की बात करें तो ये CDSCO या DCGI जो हमारी अथॉरिटी है वो अप्रूवल देती है फॉर जेनरिक ड्रग रिक्वायरिंग प्रूफ। केवल क्या चाहिए होगा, बायोइक्विवेलेंस, क्वालिटी एंड सेफ्टी, यानी कि BCS सिस्टम के माध्यम से हम ये चीजें प्रूफ करके दे देंगे। यहाँ पे हमको पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, द टर्म एब्रीविएटेड मीन्स एप्लीकेशन डज नॉट रिक्वायर द एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स। बहुत ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं चाहिए, छोटा सा बस एब्रीविएटेड, हमें केवल बायोइक्विवेलेंस प्रूफ करके दे दो, क्वालिटी सेफ्टी बता दो, खत्म कहानी। ठीक है, एज नीडेड फॉर न्यू ड्रग। ठीक है, बहुत ज्यादा जो क्लिनिकल ट्रायल होती है वो जरूरत नहीं है। इंस्टेड द एप्लीकेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द जेनरिक ड्रग इज बायोइक्विवेलेंट। केवल हमको क्या दिखाना है कि वो बायोइक्विवेलेंट है टू एन ऑलरेडी अप्रूव्ड ब्रांड नेम ड्रग। वो पहले से अप्रूव्ड जो ब्रांड नेम ड्रग है उसके बायो इक्विवेलेंट है, बॉडी में ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे ब्रांड वाली दवा करती है। ठीक है, पर्पस क्या है ANDA का, तो ठीक है कर लेते हैं इसको। तो इससे फायदा क्या होगा, पर्पस ये है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। हमको पहली चीज क्या मिल जाती है, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म एंड रूट, यानी कि जो जेनेरिक दवा होगी वो हर मामले में सेम रहेगी। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी कि API, स्ट्रेंथ, डोज, वो सब कुछ सेम होना चाहिए।
पहला इसका कंडीशन है। दूसरा बायोइक्विवेलेंट, उसी तरीके से काम करेगी बॉडी में, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जैसे कि ब्रांडेड ड्रग करती है। तीसरा, हमको क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि बहुत लंबा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और वापस से पूरा क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो फिर वो 10, 15, 20 साल लग जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं, फिर वो खर्चा होगा तो जेनरिक दवा हमारी सस्ती नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, जेनरिक दवा केवल रिलाई करती है, डिपेंड करती है ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द जेनरिक प्रोडक्ट इज बायोइक्विवेलेंट टू द ब्रांडेड ड्रग। तो क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है, केवल हमें बायोइक्विवेलेंस दिखाना है और बताना है कि वो ब्रांडेड ड्रग के इक्वल है। सेम लेबलिंग ठीक वही रहेगी जो ब्रांडेड की रहती है। ठीक है, द लेबलिंग ऑफ द जेनरिक ड्रग मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ब्रांडेड नेम। जैसी लेबलिंग है, एक्सेप्ट क्या चीज सेम नहीं रहेगी, एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस सच एज ड्रग नेम, मैन्युफैक्चरर एंड अदर स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, अब दवा का नाम है, जैसे कालपोल है, डोलो है, ये नाम अपना आप दे सकते हो कंपनी का। मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है तो वो भी अलग रहेगा, लेकिन जो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स वाले कंपोजिशन है वो बिल्कुल लेबलिंग का तरीका सेम रहेगा। केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स, द ANDA मस्ट इंक्लूड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग कंपोजिशन। एक और चीज मिल जाती है कि ड्रग में आप क्या क्या रखोगे, कौन कौन से एक्सिपिएंट रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या फॉलो करोगे, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स क्या ले रहे हो आप, जिससे कि सुनिश्चित हो सके कंसिस्टेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन की कंसिस्टेंसी की, हर बार वो सेम इसी तरह की मेडिसिन बनेगी, सेफ रहेगी और इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, ये चीज मिल जाती है हमें ANDA से। और लास्ट में हमें एक चीज मिलती है पेटेंट सर्टिफिकेशन, यानी कि इसमें हमको ये प्रूफ मिलता है द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन। उसको बताना पड़ेगा कि भाई जो दवा हम जेनरिक के लिए कह रहे हैं नो पेटेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन फाइल्ड, उसके लिए किसी प्रकार का पेटेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम जेनरिक बना रहे हैं। या द पेटेंट हैज एक्सपायर्ड, जनरली इस पर्पस के लिए जेनरिक बनाई जाती है कि पेटेंट अब एक्सपायर हो गया है, ये प्रूफ उसको देना पड़ेगा। द पेटेंट विल एक्सपायर ऑन ए स्पेसिफिक डेट, या पेटेंट उस दवा को उस डेट के बाद एक्सपायर होने जा रहा है। द पेटेंट इज इनवैलिड, अनफोर्सेबल और विल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड बाय द जेनरिक ड्रग। या वो इस चीज का प्रूफ देगा कि वो जो दवा बनाने जा रहा है वो जिस दवा के लिए बना रहा है उसका जो पेटेंट है वो इनवैलिड है, यानी जो दवा पेटेंट बताई जा रही है वो एक्चुअली पेटेंट है ही नहीं, वो इनवैलिड है, अनइनफोर्सेबल है, लागू नहीं होती है, और विल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड बाय द जेनरिक ड्रग। या जो दवा ऑलरेडी पेटेंट है उसको पेटेंट का उल्लंघन नहीं होगा। तो इस टाइप से एक ANDA के अंदर उसे सर्टिफिकेशन देना होता है, तो वो मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह की एप्लीकेशन होगी हमारी ANDA। इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट सेविंग, अब उतनी लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं करनी है, तो इसीलिए जेनरिक दवाइयां सस्ती होती है। अब आप लोगों को कोई पूछे कि भाई जेनरिक मेडिसिन सस्ती क्यों है, तो उसका आंसर ये मत बोलना कि लोकल होती है, नहीं, वो जो 10-15 साल का रिसर्च था खरबों रुपए का, वो नहीं करना पड़ता कंपनी को। ठीक है, एप्लीकेशन भी अलग अलग होती है, NDA वाली अलग है, ANDA वाली अलग है। क्लियर? कॉस्ट सेविंग, जेनरिक ड्रग्स आर टिपिकली मच चीपर, बहुत सस्ती होती है देन ब्रांड नेम ड्रग्स, मेकिंग दम मोर एक्सेसिबल टू पेशेंट। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट जनरली जेनरिक ही खाना चाहता है। ठीक है, जैसे कि दुकानें खुल रही हैं इस समय अपने इंडिया में, बाहर है ना, जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं और जेनरिक मिलती है टोटल। फास्टर अप्रूवल, सिंस ANDA डू नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल, बहुत बड़ा वाला क्लिनिकल ट्रायल सोच किया नहीं है, ना जरूरत पड़ती है, तो 6 से 10 महीने का जो रिव्यू होता है वो प्रोसेस भी नहीं होती है, तो अप्रूवल फास्टर होता है। तो अप्रूवल प्रोसेस इज क्विकर कंपेयर टू NDA, है ना, उसमें 6 से 10 महीने लग जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन, अब कोई भी कंपनी ANDA ले सकती है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ता है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है दवाइयों में कि कौन दवाई सस्ती और अच्छी दे सकता है। ANDA प्रमोट कॉम्पिटिशन विच कैन ड्राइव डाउन ड्रग प्राइसेस, दवाई के दाम गिरते हैं, एंड इंप्रूव एक्सेस टू मेडिकेशन, ज्यादा मात्रा में मेडिकेशन बनेगी, लोगों के पास आसानी से मिलेगी, उसकी कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ANDA का पर्पस समझ गए आप लोग। और आप लोगों को जेनरिक, ये जेनरिक पर्पस से था, तो आओ देखें क्या मिलेगा हमें डिफरेंस बिटवीन इनोवेटर्स यानी कि ब्रांड वर्सेस जेनरिक। तो समझो बात को, जो लोग कहते हैं ना लोकल कुछ नहीं होता। एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि पैरासीटामोल के अंदर जो पैरासीटामोल हमारा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो सेम रहेगा, 500 mg इधर है तो 500 mg इधर रहेगा, वही तो हमारा मेन है जो असर करेगा। तो भाई कैसे कह सकते हो कि वो इफेक्टिव नहीं होगी।
ठीक है, कुछ केसेस में कुछ चीजें होती हैं क्योंकि जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो हम लोग बदल देते हैं जेनरिक के केस में। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है या कई बार कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन जो हमारा एपीआई वाइज बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सेफ्टी एफिकेसी की बात करें कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम है। क्वालिटी और स्ट्रेंथ की बात करें कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम। देख लो कुछ लोग कहते हैं लोकल लोकल कुछ नहीं, क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों सेम होती हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड दोनों में सेम। कॉस्ट की बात करें तो इनोवेटर्स यानी कि ब्रांड वाली जो होती है वो महंगी होती है, ये सस्ती होती है, ठीक है। क्यों सस्ती होती है अब आपको पता है, सस्ते का मतलब घटिया नहीं दवाइयों में, ध्यान रखना, ठीक है। एफडीए इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या उसका इंस्पेक्शन होगा, तो यस ये दोनों में होगा। एफडीए रिव्यू रिपोर्ट्स फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को लेकर के रिव्यू रिपोर्ट होगी तो यस ये दोनों में होगा, क्योंकि भाई एडवर्स रिएक्शन होगा तो कोई बचेगा नहीं, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। एफडीए रिव्यू ड्रग लेबलिंग बिल्कुल हमको इसी की तरह करनी पड़ती है, ब्रांड की तरह, तो इसका रिव्यू होता है, इसका नहीं होता है। और एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, इसमें नहीं है। रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको ब्रांड वर्सेस जेनरिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 नंबर में 5 नंबर में आपको यही 9 पॉइंट उतार करके आ जाने हैं, दैट्स इट, आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नीचे एक नोट है थोड़ा सा समझने के लिए, आओ देखते हैं, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं फॉर नॉलेज, ठीक है। जब भी जेनरिक ड्रग का नाम आएगा, ठीक है, तो वहां पर हैच-वैक्समैन एक्ट का नाम जरूर आता है। क्या है ये हैच-वैक्समैन एक्ट, ठीक है, केवल नाम याद रख लो, मैं समझा देता हूं है क्या चीज। फॉर्मली नोन एज द ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट 1984। इसमें है क्या, ये लैंडमार्क लॉ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। काफी लैंडमार्क मतलब जो एक कहते हैं ना पत्थर का मील या मिसाल की तरह होता है करके। दैट एस्टैब्लिश इन द फ्रेमवर्क फॉर अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग, तो जेनरिक ड्रग के अप्रूवल में ये एक तरह से कह सकते हैं माइलस्टोन था क्या ये, कि ये जो एक्ट था ये इसलिए आया था कि हमको भाई जेनरिक ड्रग का भी अप्रूवल मिल जाए और जो पेटेंट वाले हैं उनका भी भाई पेटेंट खराब ना हो और मतलब उनका भी प्रॉफिट बना रहे। तो वाइल बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग मैन्युफैक्चरर, यानी कि यहां पर हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। द हैच-वैक्समैन एक्ट इंट्रोड्यूस द एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोसेस। इसी एक्ट के तहत ANDA आया था, अलाउइंग जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर टू अप्लाई फॉर एफडीए अप्रूवल, मतलब आप जेनरिक ऐसे नहीं डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। तो कैसे दोनों को बैलेंस किया गया, 20 साल का पेटेंट उसको दिया गया, उसके बाद फिर जेनरिक, ठीक है। allowing generic drug manufacturers to apply for FDA approval by demonstrating that their product is bioequivalent to an already approved brand name drugs, ठीक है। जो ब्रांड नेम ड्रग्स है उसको हम लोग रेफरेंस लिस्टेड ड्रग भी कहते हैं। तो यहां पर सिंपल क्या है, दोनों को बैलेंस कैसे किया गया, जो पेटेंट था उसको 20 साल तक के लिए बोला गया तुम अपने हिसाब से बेचो, तुम्हारी दवा तुमने खोजी है, कोई नहीं तुमसे लेगा। लेकिन जैसे ही पेटेंट खत्म होगा जेनरिक वाला एक एप्लीकेशन फाइल करेगा ANDA और फिर उसको बेच सकता है, तो उधर उसका भी प्रॉफिट निकल आया। अच्छा, जो ब्रांड वाले हैं वो अभी भी वो सस्ता नहीं करते, वो अभी भी अपनी दवाई की मार्केटिंग करते रहते हैं और उसको महंगा ही बेचते हैं, जेनरिक की मार्केटिंग नहीं होती है। इसीलिए डॉक्टर्स ब्रांड को लिखता है ज्यादातर, ठीक है। जेनरिक नहीं पता होता है, डॉक्टर्स को पता भी होता है, नहीं लिखता है, क्योंकि वहाँ मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग का तरीका हर जगह अलग अलग रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी मार्केटिंग होती रहती है ब्रांड वाले की, तो वो कहीं ना कहीं सस्ती नहीं पड़ती है, वो अपने ही कॉस्ट के हिसाब से चलती रहती है। तो इसीलिए हैच-वैक्समैन एक्ट का नाम आता है जब भी जेनरिक दवाइयों का नाम आता है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, ओके ओके, डन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो क्लिनिकल ट्रायल्स, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, ये दोनों एप्लीकेशंस हमको बताएंगी कि क्या डिफरेंस है एक पेटेंट में और एक जेनरिक में। अब से मत कह देना कि जेनरिक मतलब लोकल, ठीक है, फार्मासिस्ट होके अब मत कह देना ये बात, ठीक है। बच्चा सवाल एक और करता है कि सर पता कैसे चलेगा जेनरिक है, हम रैपर देख के पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल ध्यान रखो इस चीज का। केवल जब आप उस दवा को खरीदोगे ना, समझना बात को,
खरीदोगे उसको तो ही आपको पता चलेगा कि वो दवा बहुत सस्ती है, पहली चीज। दूसरा, जो ब्रांड ड्रग होती है वो ज्यादातर आपको, मतलब आप डालोगे गूगल वगैरह पे तो आपको ब्रांडेड ड्रग्स दिख जाएंगी, जेनरिक ड्रग्स जनरली नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। गुड नाइट।